तो जनरल स्टडी और जीके को लेकर के जो हमारी रिवीजन की सीरीज है, इसमें 6 सब्जेक्ट का हम जैसा कि रिवीजन करते हैं। 6 सब्जेक्ट में सबसे पहले इतिहास, इतिहास के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद आपका जो है भूगोल की विषय वस्तु रहती है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को लेकर चल रहे हैं। और इसके बाद जो है आपका पर्यावरण, पर्यावरण के बाद सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान के बाद अर्थव्यवस्था। ये 6 सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन हमारा चल रहा है रेगुलर। आज के सेशन पे हमारा डिस्कशन होगा मगध साम्राज्य को लेकर के। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको महाजनपद काल पढ़ाया था, इससे पहले महाजनपद काल से बाद जो है अभी गणराज्य पढ़ाया था। आज से हम मगध साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए मगध साम्राज्य में शुरुआती तौर पर कई सारे वंश यहाँ पर आते हैं। बाद में मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य और बाद में गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े बड़े वंश भी देखने को मिलते हैं। तो मगध साम्राज्य में मौर्य और गुप्त से पहले बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य थे। ठीक है, अब एक बार मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि यहाँ पे कौन कौन से साम्राज्य देखने को मिलते हैं। देखिए शुरुआती दौरान पे आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक तो आता है यहाँ पे बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश महाभारत में बृहदत्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है और बताया जाता है कि बृहदत्त वंश जो है पहला वंश था जो कि मगध साम्राज्य में शासन करने वाला वंश था। लेकिन वास्तव में कई सारे जो हमें प्रमाण मिलते हैं, हर्यक वंश के बारे में कई सारी जानकारी मिलती है। तो एक वंश आता है आपका हर्यक वंश। ठीक है, तो पहले बृहदत्त वंश है, फिर आपका हर्यक वंश है। हर्यक वंश के बाद फिर कई सारे वंश आते हैं, उन पे हम बाद में बात करेंगे, है ना। नंद वंश तक की पूरी कहानी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन में मैं आपको 2 वंशों के शासकों के बारे में बताऊंगा और इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पितृहंता वंश के तौर पे भी इसको जानते हैं। अब रही बात देखिए हर्यक वंश की, बृहदत्त वंश की। वैसे भी बृहदत्त के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत और पुराणों में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश बृहदत्त वंश ही होता था। ठीक है, और इस वंश का शासक हुआ करता था जरासंध। जरासंध आप लोगों ने देखा होगा, जरासंध को लेकर के महाभारत में उल्लेख है और जरासंध ने ही गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाई थी और इसी वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था रिपुंजय। तो ऐसी जानकारी यहां पर मिलती है, रिपुंजय। ठीक है, जरासंध का वध फिर भीम के द्वारा किया जाता है, भीम जो है जरासंध को मारता है। तो ऐसी जानकारी हमें महाभारत और पुराणों में मिलती है। लेकिन जो हर्यक वंश है इसके बारे में सुव्यवस्थित जानकारी हमें प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथों से, पुराणों से। और यह कहा जाता है कि इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, मगध साम्राज्य का जो पहला वंश है, वो आपका हर्यक वंश ही है। और हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है 544 से लेकर 412 बीसी के आसपास है। देखिए मैं इतिहास के सभी पक्षों को आपको रिवाइज कराऊंगा, जितने भी राजवंश हुए हैं अभी तक, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, समय के साथ आप मेरे साथ यहाँ पे रिवीजन करते चले जाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं आपके साथ हूं, परीक्षा तक आपके साथ रहूंगा। आप बस मेरे साथ रिवीजन करिए। ठीक है, आपको इतना आसान से हर चीज समझाता चला जाऊंगा। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबसार। बिंबसार आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंबसार के साथ 2 शासक और थे। एक तो इसका बेटा आगे चल के अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु आता है, और एक बेटा इसका लास्ट में आता है उदयन, उदयन। ठीक है, तो बिंबसार और इसके बाद आपका जो है अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद जो है उदयन। ये आपका जो है 3 शासक मुख्य तौर पे हर्यक वंश में देखे जाते हैं। तो बिंबसार का दूसरा नाम श्रेडिक मिलता है। इसका एक नाम और क्या था? श्रेडिक था, श्रेडिक। ठीक है, इसका यदि हम समयावधि की बात करें तो 544 बीसी से लेकर, देखो परीक्षाओं में क्या होता है, शासकों का क्रम पूछ लेता है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो है आपको भी पता होना चाहिए कि शासकों का क्रम क्या था। ठीक है, 544 से लेकर 492 बीसी के आसपास आपका हर्यक वंश का शासक बिंबसार था। बिंबसार के बाद उसका बेटा शासक बनता है 492 से लेकर 460 वर्ष तक,
492 से लेकर 460 वंश तक। इसका दूसरा नाम जो मिलता है अजातशत्रु का हमें, वो मिलता है कुड़िक। दूसरा नाम इसका मिलता है कुड़िक, ठीक है। और तीसरा जो अजातशत्रु का बेटा है उदयन, उदयन का जो शासन काल था 460 से लेकर के 444 तक था। 460 से लेकर 444 बीसी था, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम हमें मिलता है वो मिलता है उदयभद्र, उदयभद्र, ठीक है। अब इनकी थोड़ा सा समय काल की विशेषता देखो। बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके समय काल पे एक राजवैद्य हुआ करता था, जीवक, है ना। जीवक बहुत बड़ा जो है मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ के तौर पे जीवक को जाना जाता है। तो जीवक एक राजवैद्य थे और ये जो है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों थे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो नए धर्मों का उदय जो है हमारे मगध क्षेत्र में हो रहा था, उत्तर भारत में हो रहा था। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था आपका ये। और आगे चल करके इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है। तो अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का मतानुयायी था, ठीक है। इसके द्वारा काशी और वैशाली को मगध में मिला लिया गया। इसने साम्राज्य विस्तार किया और काशी वाला जो क्षेत्र था, काशी महाजनपद था, वैशाली महासंघ था, इन दोनों महासंघों पर हमला किया और इनको भी मगध का हिस्सा बना लिया। तो इसने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, ठीक है। इसने कई सारे स्तूप बनवाए। इसने इसी के टाइम पर प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था। इसी के समय काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय काल पे हुआ था? अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे सप्तपर्णी गुफा में इसकी, और इसकी भी हत्या इसके बेटे उदयन के द्वारा कर दी गई, ठीक है। तो देखिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उसके बेटे उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की, ठीक है। इसके बाद आपका जो है उदयन आता है, सत्ता में बैठता है। ये राजधानी परिवर्तित करता है। ये राजगृह से ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है, ठीक है। तो ये राजधानी स्थानांतरित करता है मगध साम्राज्य की, राजगिरी से पाटलिपुत्र, ठीक है। वहीं पे एक जगह होता है कुसुमपुर, उसकी स्थापना करता है, ठीक है। और इसके बाद इसका बेटा आता है नागदशक, नागदशक, ठीक है। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक रहता है। नागदशक के बाद शिशुनाग वंश यहां पर आ जाता है। नया वंश आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग के द्वारा स्थापना की जाती है। तो मैं आगे चल के आपको शिशुनाग वंश, नंदवंश, उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है हर्यक वंश के शासकों के बारे में सामान्य जानकारी है। क्लियर है, स्पष्ट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करवाई, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया? तो ये पर्सन उदयन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके। तो ये आपका हर्यक वंश के बारे में एक रिवीजन था, ठीक है। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला वंश के तौर पे हम इसको जानते हैं। कौन जानते हैं? पहले वंश के तौर पे हम इसको जानते हैं, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये बात हो गई आपके मगध साम्राज्य हर्यक वंश की। आगे हम शिशुनाग वंश और बाकी सबको भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब अगला चलते हैं। अगला है भारतीय राज व्यवस्था। महारिवीजन के अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था का रिवीजन करेंगे। देखिए भारतीय राज व्यवस्था में मैं आपको कई सारी चीजें पढ़ा चुका, संविधान को लेकर के, संविधान के कितने सारे भाग पढ़ा दिए, संविधान के अनुच्छेद पढ़ा दिए, अनुसूचियां पढ़ा दिए। अभी भी हम संविधान को लेकर प्रॉपर डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। संविधान को हम डिटेल से पढ़ते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं एक बार। अब संविधान के अंतर्गत आज हम संविधान सभा की मांग को लेकर डिस्कस करेंगे। संविधान सभा की मांग, आखिरकार संविधान सभा की मांग कब की गई? ठीक है, भारतीयों के द्वारा, ठीक है। औपचारिक तौर पे भी, अनौपचारिक तौर पे भी देखें तो संविधान निर्माण की सबसे पहली मांग जो है एक स्वराज्य विधेयक आया था 1895 में और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 1895 में स्वराज्य विधेयक लाया गया था, स्वराज्य विधेयक।
और ये स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया था और इसमें जो है संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाए गए थे। होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था और जो है एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। तो इसमें जो है बात हुई थी कि हमें एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए, हमारे घरेलू शासन व्यवस्था लागू की जाए। तो होम रूल लीग आंदोलन भी लगातार संविधान सभा की मांग कर रहा था। होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद संविधान सभा की मांग करें तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग को लेकर के कहा कि जब भारतीयों को स्वाधीनता प्राप्त होगी तो भारतीय ही अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, भारतीयों की इच्छाओं के अनुरूप ही भारत का संविधान लिखा जाएगा। तो 1922 में गांधी जी ने भी संविधान सभा की मांग की। गांधी जी ने भी संविधान सभा की मांग की 1922 में। इसके बाद 1928 में आपको पता है कि एक नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की डिमांड की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में भी एक संविधान सभा की ये नेहरू रिपोर्ट जो थी आपकी पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा लेकर के बंबई में इसका निर्माण किया गया था। तो ये ब्रिटिश भारत के समय एक पहला जो है लिखित संविधान के तौर पे भारतीयों के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट पे जो है मौलिक अधिकारों की डिमांड की गई, अल्पसंख्यक के अधिकारों की डिमांड की गई, भारत को डोमिनियन स्टेटस की बात की गई और एक कहा गया कि प्रॉपर, तो यहां पे भी संविधान सभा जैसी बात थी। इसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन जब होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो वहां पर भी पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई है ना। लेकिन आमतौर पे जब कभी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औपचारिक तौर पे भारतीयों के द्वारा कब मांग की गई, कब कहां पर हमने औपचारिक तौर पे मांग किया, तो भारतीयों की ओर से प्रॉपर संविधान सभा की मांग हुई 1934 में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और किसके द्वारा यह मांग की गई? यह मांग की गई एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा जो है यह मांग की गई भारत की संविधान सभा को बनाने को लेकर। यह क्वेश्चन आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, 1934 में संविधान के गठन पर विचार किसने दिया? एम.एन. रॉय ने सबसे पहले। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड पे संविधान सभा की मांग 1934 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा भी की गई। 1934 पे झारखंड में रांची अधिवेशन था और स्वराज्य पार्टी के द्वारा जो है मांग की गई। तो 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की बात कही। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। और स्वराज्य पार्टी के बाद, इसके बाद जो है 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन था, डेट लिखते जाना आप लोग, अधिवेशन था। इस अधिवेशन पर कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की। ठीक है, इन्होंने भी कहा कि एक निर्वाचित संविधान सभा ही भारत के संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अच्छा, अंग्रेजों ने कब स्वीकारा कि हम आपको एक संविधान सभा देंगे? 1942 में। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहली बार यह कहा गया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम आपको औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे और साथ ही आप अपनी संविधान सभा के माध्यम से अपने देश का संविधान बना पाएंगे। इसके बाद 1946 आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है। कैबिनेट मिशन योजना में ही भारत के संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना आती है, 3 सदस्यीय था यह मिशन। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसके तहत संविधान सभा निर्वाचित होती है। ठीक है, प्रांतों की जनसंख्या के आधार पे हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा कब बनती है? 1946 में भारत की संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा का निर्माण होता है। ठीक है, और ये प्रति 10 लाख में एक प्रतिनिधि ये व्यवस्था की जाती है। ठीक है, प्रांतों से चुनाव होते हैं। ये चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से जनता डायरेक्टली चुनाव
नहीं करती और संविधान सभा का सृजन किया जाता है। ठीक है, अब मैं आगे चल के आपको नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करूंगा कि संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 आपके ब्रिटिश भारत से थे, 93 देसी रियासतों से थी। ये सब पे बात करेंगे। ठीक है, आगे चल के इनको लेकर के एक बार डिस्कशन करेंगे सभी को लेकर के। तो ये वाली डेट आप सारी याद रखना। देखो इतनी सारी मैंने डेट आपको बताई हैं कि संविधान सभा की डिमांड को लेकर के क्या क्या कब कब कौन कौन सा डेवलपमेंट था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक, 1916 में होम रूल लीग, 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में, 1929 में लाहौर अधिवेशन जब आपका हुआ वहां पर जेएल नेहरू के द्वारा, 1934 में एमएन रॉय औपचारिक तौर पे इन्होंने संविधान सभा के विचार का प्रस्तुत किया, 1934 में स्वराज्य पार्टी, 1936 में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1936 में। ठीक है, फिर दोहराती गई ये मांग, है ना। 1938 में भी डिमांड की गई, लगातार जितने भी अधिवेशन होते थे बात चलती थी। 1942 में पहली बार अंग्रेज और 1946 के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा को बना दिया गया। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। पहला अधिवेशन आपको सभी को पता है, 9 दिसंबर को पहला अधिवेशन हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन किया गया, संविधान निर्माण को लेकर के बहुत सारी समितियां, कैबिनेट सब कुछ बनी, उन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, आने वाले समय पे धीरे धीरे सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें टोटल 207 सदस्य ही सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 9 महिलाएं थी। ठीक है, और संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी, इन सब पे भी हम एक सेशन लेंगे, उस पे हम आपको डिस्कस कर देंगे कि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी, क्या थी, कितना समय लगा संविधान सभा में, जो इंपॉर्टेंट है। देखो संविधान सभा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं यहाँ पे संविधान सभा से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये ध्यान रखिएगा, इतना भरोसा रखिएगा। तो ये आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था का विषय वस्तु है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है भारत के भूगोल से। थोड़ा सा मैं डेटा वाइज आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ाऊंगा, और ये आपका जो है जुड़ा हुआ है भारत की जनजातियां। हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत की जनजातियां। इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछता है, ट्राइब्स वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्स को लेकर के मैं आप सभी को यहां पर डेटा बताऊंगा। देश की कुल जनसंख्या का 8.6% क्या है, जनजातियां भारत में पाई जाती हैं। कितना पाई जाती हैं? 8.6% हमारे देश में टोटल जनसंख्या का जनजातियां पाई जाती है। सबसे ज्यादा जनजाति ये 3 राज्यों में पाई जाती है, एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, ठीक है, और तीसरा है आपका उड़ीसा। सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या यहां पर 3 राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, बाकी और बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर जनजातियां, राजस्थान में पाई जाती हैं, गुजरात में पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, यहां सब जगह जनजातियां, पश्चिम बंगाल, सब जगह ट्राइब्स पाई जाती है। हर एक स्टेट में ट्राइब्स पाई जाती है। लेकिन क्या कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां पर एक भी ट्राइब नहीं पाई जाती, एक भी जनजाति नहीं पाई जाती? तो बिल्कुल ऐसी स्टेट भी है जहां पर एक भी ट्राइब नहीं पाई जाती, एक भी। ठीक है, सब बिल्कुल नहीं पाई जाती। पंजाब में एक भी ट्राइब नहीं है। ठीक है, डेटा के हिसाब से हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। ये 4 याद कर लीजिए जहां पे एक भी जनजाति नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, और एक और लिख लीजिए पुदुचेरी। 5 हो गए आपके, जहां पर जनजातियां नहीं पाई जाती, ट्राइब्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% ट्राइब पाया जाता है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ट्राइब्स हैं हमारे। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारी ट्राइब्स हैं आपकी, भील हैं, गोंड हैं, थारू हैं, संथाल हैं, है ना, कुकी है, नागा हैं, उराव हैं, कई सारे जनजाति समूह होते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील जनजाति समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार भीलों की संख्या सर्वाधिक है। भीलों की संख्या कितनी है? टोटल जितनी भी आपकी जनजातियां हैं, उन जनजातियों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? भीलों की। कितनी है? 1,70,71,049 इतनी भील जनजाति की संख्या है। टोटल कितनी है? 1,70,71,049 1,70,71,049 भीलों की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे जो जनजाति समूह है वो है गोंड जनजातीय समूह।
और एक जनजाति समूह में कई सारी जनजातियां आपकी पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर गोंड जनजातीय समूह है। तीसरे नंबर पर आपका संथाल है, संथाल है। चौथे नंबर पर आपका नैकदा है, नैकदा है। पांचवें नंबर पर आपका जो है उराव है, उराव। ये आपके 5 टॉप 5 आप याद कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भील, गोंड, संथाल, नैकदा, उराव। ठीक है, ये सारे जनजातीय समूह हैं, नैकदा और उराव। भील, गोंड, संथाल, नैकदा और उराव। ठीक है, तो भारत की जनजातियों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई जनजाति नहीं पाई जाती। सर्वाधिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती हैं। ये याद कर लीजिएगा। जितना आपको बताता जाऊं, ये सारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों की कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं दी गई है। संविधान में एक आर्टिकल है आपका 366। 366 में कई जगह परिभाषाएं दी गई हैं, मतलब यहां पर एक तरीके से मिसलिनियस विविध कई सारी बातें की गई हैं। तो आर्टिकल 366 25 आप पढ़िएगा जरूर। आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, अनुच्छेद 366 25 पढ़िएगा। इसका 25वां क्लास। यहां पे अनुसूचित जनजातियों के बारे में जिक्र किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का एक दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल 442। 442 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और भारत में जनजातियों का निर्धारण, किसी भी जनजाति का निर्धारण करना है तो उसके सांस्कृतिक विशेषीकरण पर, उसके विशेष आवास पर, उसकी विशेष संस्कृति को आधार बनाया जाता है। विशेष आवास, विशेष संस्कृति के आधार पर ही जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। तो वर्तमान में देश में जनजातियों को 7 हिस्सों में बांटा गया है। नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया, है ना, नॉर्थ एरिया में, साउथ एरिया में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में और द्वीपीय क्षेत्र में 7 जोन क्रिएट किए गए हैं और 7 क्षेत्रों में जनजातियों को बांटा गया है। ठीक है, तो मैं आने वाले समय पे आपको हर एक राज्य की प्रमुख सभी जनजातियों को याद करवाऊंगा यहां पर। ठीक है, जनजातियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं। आगे चल के अभी जनजातियों को लेकर हमारी डिटेल डिस्कशन होगी। स्टेट वाइज हम जनजातियों की संख्या को देखेंगे। ठीक है, यह हमारा काम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सभी को समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? बहुत गति से, स्पीड से मैं चीजों को लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, ताकि आपका समय खराब ना हो। फास्ट रिवीजन देखो ऐसे ही करना होता है। मैं रिवीजन करा रहा हूं तो बहुत रैपिड रिवीजन करा रहा हूं। हाँ, मैं रैपिड रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक बार रिवीजन तेजी से हो जाए। देखो, राष्ट्रीय उद्यानों से अभी लगातार हमारी क्लास में चल रहा है। कई सारे स्टेट के मैंने राष्ट्रीय उद्यान आपको बताए हैं। आज भी कुछ हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है इस समय, है ना। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में है सिमलीपाल। इससे क्वेश्चन पूछता है कई बार। सिमलीपाल, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उड़ीसा में। और दूसरा है आपका भितरकनिका। भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों कहां पड़ते हैं? उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों कहां पड़ते हैं? उड़ीसा में। दोनों कहां पड़ते हैं? उड़ीसा में। इसके बाद तमिलनाडु में चलते हैं। अगला है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके। ठीक है, पहला है आपका अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, या इसी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। पहला है आपका अन्नामलाई या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तमिलनाडु में है। दूसरा आपका गुइंडी नेशनल पार्क। एक आपका यहां पर है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है यहां पे। एक है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका ये। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और एक है आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य।
मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई, ये आपके तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान हैं। उड़ीसा के तो मैंने आपको बता दिए, सिमलीपाल है, भितरकनिका है, और ये आपके तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहां के हैं? तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं थोड़ा सा जस्ट बगल में इसके आंध्र प्रदेश के और देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान है आंध्र प्रदेश में। पहला है आपका यहाँ पे पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पहला है आपका पापीकोंडा। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और तीसरा आपका यहां पर है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो तमिलनाडु में आपके ये है अन्नामलाई, गोइंडी, मुकुर्ती, मन्नार, मुदुमलाई। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर। ठीक है, और यहां पे आपका जो है ये है आपका भितरकनिका, सिपलीपाल, ये आपके यहां पर है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ये आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अभी राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट लंबी है। राष्ट्रीय उद्यान अभी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह में तो मैंने झारखंड में बताया था ना, बेतला झारखंड में है, वाल्मीकि आपका बिहार में है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, जहां पे एक थे, और आगे अभी बहुत सारे हैं, डिस्कस करेंगे। देखो, ये मैच द फॉलोइंग आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हमारी डिस्कशन यहाँ पे होंगे। चलिए देखो, इस समय मैं आपको साइंस भी पढ़ा रहा हूं और बायो में अभी सेल वाला चैप्टर हम लेकर के चल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपको धीरे धीरे करके साइंस के भी जो इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं रिवाइज करा दूं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, पिछले सेशन में मैंने आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाया था, अब आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के। तो कोशिका के अंदर जो भी सेल होती है, सेल के अंदर जितना भी संपूर्ण पदार्थ होता है सबको जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और जीवों में होने वाली समस्त जैविक प्रक्रियाएं यहीं पर संपन्न होती हैं। इसलिए जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जो है जीवन का भौतिक आधार होता है। तो यहां पे आप देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, यहां पर जितनी भी आपकी जो कोशिका के अंदर जो भी आपका द्रव्य होता है, ये आपका कहलाता है जीव द्रव्य। जीवन की सभी भौतिक गतिविधियां इसी के अंदर होती हैं। आपकी जीवन की सभी भौतिक गतिविधियां किसके अंतर्गत होती हैं? जीव द्रव्य के अंतर्गत। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था पुरकुंजे के द्वारा जो है सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई, और फिर एच.बी. मोहल के द्वारा इस पदार्थ का नाम प्रोटोप्लाज्म रखा गया। तो पुरकिंजे, एक नाम याद रखिएगा, पुरकिंजे महोदय के द्वारा जीव द्रव्य के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। सेल वॉल जो है, देखो मैंने उसके बारे में बताया था, सेल वॉल आपका केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जीव द्रव्य आपका दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म आपका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और एच.बी. मोहल महोदय के द्वारा जो है इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा गया, जीव द्रव्य रखा गया। ठीक है, तो यदि हम जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य एक रंगहीन, अर्ध पारदर्शक, अंतर तरल पदार्थ है। ये एक तरल पदार्थ है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब जैसे आप देखते हैं ना, बहुत लिक्विड फॉर्म पे नहीं है आपका, जैसे गूदा होता है ना आपका, अर्ध तरल पदार्थ है आपका। ठीक है, इसमें 60 से 80% वाटर कंटेंट होता है। जीव द्रव्य की यदि आप बात करें तो जीव द्रव्य में 60 से 80% आपका पानी होता है, जल होता है। 60 से 80% क्या होता है? इसमें वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। ठीक है, और जो भी पदार्थ इसमें घुले होते हैं इनको क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे अन्य बहुत सारी चीजें, मतलब प्रोटीन, वसा, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जैसे कि खनिज लवण, शक्कर, नमक, सब कुछ आपके इसमें आपके घुले होते हैं। ठीक है, तो जो भी ये घोल होता है इसको कोलाइडल घोल भी कहा जाता है और घुलित कणों को कोलाइड भी कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसके 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय घोल है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे खनिज लवण आपके घुले होते हैं, तो इसको क्रिस्टलीय घोल के तौर पे जाना जाता है। ये क्रिस्टलीय घोल है,
क्रिस्टलीय घोल, ठीक है। दूसरा क्या है, ये आपका एक कोलाइडी घोल है। कोलाइडी घोल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कोलाइड आपके घुले होते हैं, प्रोटीन घुली होती है, वसा घुले होते हैं, तो ये आपका एक कोलाइडल घोल है। कोलाइडल घोल है। कोलाइडल क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये क्रिस्टलीय घोल है, क्योंकि बहुत सारे खनिज लवण हैं और इसमें बहुत सारे कोलाइड्स भी जो है इसमें होते हैं। तो जीव द्रव्य आपका क्रिस्टलो और कोलाइडल घोल का जो है एक प्रकार है, ठीक है। क्रिस्टल भी हैं और कोलाइड्स भी हैं, ठीक है। और ये जो है आपको एक चीज बता दूं, ये आपका दो अवस्थाओं में पाया जाता है। दोनों अवस्थाओं को एक दूसरे में हम बदल सकते हैं। एक अवस्था को सॉल कहा जाता है जीव द्रव्य की, ठीक है, सॉल कहा जाता है, और दूसरी अवस्था को जेल कहा जाता है। दो अवस्थाओं में आपका जीव द्रव्य पाया जाता है। सॉल आपका अर्धतरल अवस्था होती है, ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थ दूर दूर बिखरे होते हैं, और जेल अवस्था आपका गाढ़ा और अर्ध ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, इसमें भी कार्बनिक पदार्थ बहुत नजदीक होते हैं। सॉल आपका अर्धतरल है, इसमें कार्बनिक पदार्थ दूर दूर होते हैं। जेल में कार्बनिक पदार्थ पास पास होते हैं, तो थोड़ा सा ये अर्ध ठोस पदार्थ के तौर पे देखा जाता है। सॉल जो आपका होता है, सॉल मतलब सॉल में जो पदार्थ होते हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, इधर उधर जाते हैं, इसलिए इसमें एक यादृच्छिक गति होती है जिसको हम ब्राउनी गति कहते हैं। मतलब कि जो सॉल होता है, सॉल में जो भी पदार्थ एक दूसरे से टकराते हैं वो इधर उधर कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो इस गति को हम बोलते हैं ब्राउनी गति या यादृच्छिक गति, जिसका कोई एक पैटर्न नहीं होता। ब्राउनी गति होती है सॉल में, ठीक है, जिसका कोई आपका पैटर्न नहीं होता, बिना किसी पैटर्न के इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर आपके जाते रहते हैं, ठीक है। तो जीव द्रव आपका जो जीव द्रव्य है ये सॉल प्रकार का भी होता है, जेल प्रकार का भी होता है। जेल आपका अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस है, ठीक है, अत्यंत गाढ़ा है, अत्यंत गाढ़ा पदार्थ है आपका, ठीक है। और सॉल आपका क्या है? सॉल आपका अर्ध तरल पदार्थ है। क्या है आपका? अर्ध तरल पदार्थ है, ठीक है, सेमी लिक्विड है आपका, और ये आपका सेमी सॉलिड है, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखना है। क्लियर, स्पष्ट है सभी को? बायो तो मैंने बहुत पढ़ाई है बच्चों, बायो से ही मेरी शुरुआत हुई है। आप लोगों ने बायो के लेक्चर यदि नहीं देखे तो फिर क्या देखा? बायो मैंने बहुत पहले पढ़ा के छोड़ दी थी, शुरुआत ही मैंने बायो से किया था। तो एक टाइम में बायो ही पढ़ाता था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, इधर आ गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, है ना। और मेरा बैकग्राउंड भी साइंस ही रहा है, मतलब मैं साइंस का ही टीचर शुरुआत में था, लेकिन बाद में फिर मैं इधर आ गया, ठीक है। अब जीव द्रव्य के रासायनिक गुणों की बात करें तो जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है। लगभग 30 प्रकार के तत्व जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है आपका जीव द्रव्य, ठीक है। लगभग इसमें सबसे ज्यादा मात्रा आपकी ऑक्सीजन की पाई जाती है जीव द्रव्य में। यदि इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। लगभग कितनी? 65% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है इसमें, 65% ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर इसमें कार्बन पाया जाता है, लगभग 18.5% इसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन के बाद जो है इसमें आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन आपका 10.5% हाइड्रोजन है, और इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो N2 आपका 3.3% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो जीव द्रव्य में ये आपके पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? जीव द्रव्य के ये आपके पदार्थ हैं, ये रासायनिक गुण हैं, इस अनुपात में चीजें मिलती हैं। इसके अलावा जीव द्रव्य में 30 तत्व, मैंने आपको बताया 30 तत्व पाए जाते हैं। सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, सल्फेट पाया जाता है, ये सब सूक्ष्म मात्रा में आपको पाए जाते हैं। तो जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक सारे के सारे जो है इसमें घुले होते हैं। कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं अकार्बनिक पदार्थ में। तो अपने आप में एक जटिल जो है आपका पदार्थ है, जो कोशिका में पाया जाता है, हर जगह आपका बिखरा होता है। जितनी भी आपकी जैविक क्रियाएं होते हैं जीव द्रव्य के अंतर ही होती हैं, इसलिए इसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य को। तो जीव द्रव्य के बारे में ये जानकारी आप सभी के पास होनी चाहिए। जीव द्रव्य को लेकर के मैंने जितनी चीजें, इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। आने वाले सेशन पे हम और भी नेक्स्ट बहुत सारे पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये साइंस से जुड़ी हुई बात हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, अभी हम इस समय जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो है हमारी चर्चा चल रही है लगातार बैंकों को लेकर के। भारत में बैंकिंग को लेकर डिस्कशन चल रहा है, और इसमें हम आरबीआई के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में आरबीआई को लेकर के भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है।
अभी देखो बैंक में पूरा करवा दूंगा, आरबीआई से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं आरबीआई को लेकर के एक एक चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई को लेकर काफी मुद्दे हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछले सेशन में जितने बच्चे थे सबको पता होगा कि आरबीआई ने क्या क्या कार्य। अब आरबीआई के आज के सेशन में समझते हैं। देखिए आरबीआई में एक निदेशक बोर्ड होता है, ठीक है, कहीं पर भी होगा तो हर जगह पे एक निदेशक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आरबीआई में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिसमें 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है। इसमें से कुछ आपके सरकारी निदेशक होते हैं। एक तो कैटेगरी होती है सरकारी निदेशकों की, ठीक है, पहले ये। दूसरे होते हैं गैर सरकारी निदेशक। आरबीआई में दोनों होते हैं, गैर सरकारी निदेशक। ये गवर्निंग बॉडी है एक तरीके से, है ना, जो आरबीआई को गवर्न करती है। इनकी संख्या 5 होती है। 5 में कौन कौन होते हैं टोटल, ठीक है। एक तो गवर्नर होता है, इसमें सरकारी निदेशक में एक तो गवर्नर होता है, प्लस साथ में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। और जो आपकी मौद्रिक नीति कमेटी है ना, आगे एनुअल सम में आपको पढ़ाऊंगा, मॉनेटरी पॉलिसी में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है, ठीक है। एक प्रॉपर एक कमेटी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका काम होता है मौद्रिक नीति को समीक्षा करना। हर 2 महीने में एक समीक्षा की जाती है। इन सबका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष के आसपास होता है। अधिकतम कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। पहले भी हटाए जा सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। इसके बाद गैर सरकारी निदेशक होते हैं आपके। ये तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 5 सदस्य सरकारी निदेशक हो गए आरबीआई के। दूसरे आपके गैर सरकारी निदेशक। गैर सरकारी निदेशक में विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक भारत सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक, ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा नामित होते हैं। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। 4 वर्ष तक अधिकतम ये रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? बहुत सारे स्थानीय बोर्ड हैं, उनसे एक एक निदेशक नामित करता है। तो ये तो भारत सरकार नामित करती है 10 निदेशक, आरबीआई भी नामित करती है। विभिन्न स्थानीय बोर्ड जितने भी हैं सभी से 4 बोर्ड हैं आपके, अभी आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड हैं, उनसे एक एक निदेशक। तो 4 निदेशक आरबीआई के द्वारा स्थानीय बोर्ड से नामित किए जाते हैं, ठीक है। तो 10 4 14 हो गए और वहां पे 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद ये टोटल 19 हो गए आपके। इसके बाद 2 आपके भारत सरकार द्वारा सरकारी अधिकारी, 2 सरकारी अधिकारी नामित किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। सरकारी अधिकारी टोटल संख्या हो गई 21। 2 सरकारी अधिकारी, ठीक है, आरबीआई द्वारा 4 जो स्थानीय बोर्ड हैं उनसे, और 10 निदेशक आपके भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से। और यहां पे देखें तो 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इस तरीके से आरबीआई को जो गवर्निंग बॉडी है वो टोटल 21 सदस्यीय होती है। 21 सदस्य मिलकर के आरबीआई को गवर्न करते हैं, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जो गवर्नर होते हैं और डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप सभी जानते हैं वर्तमान में जो हमारे गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? श्री शक्तिकांत दास जी है। बाकी डिप्टी गवर्नर एक बार आप लिस्ट देख लीजिएगा, डिप्टी गवर्नर कौन कौन है। जो हमारी रिजर्व बैंक के जितनी भी नोटें होती हैं या रिजर्व बैंक के जितने भी कार्य होते हैं सब गवर्नर के नाम पे होते हैं। गवर्नर की ही साइन आप लोग नोट वगैरह में देखते होंगे, ठीक है। अब देखिए आरबीआई के काम क्या क्या है, आरबीआई क्या क्या काम करती है, ठीक है। आरबीआई के क्या क्या काम है? सबसे पहला काम आरबीआई नोटों को जारी करती है। बैंक नोटों को जारी करने का काम आरबीआई का होता है। बैंक नोट जारी करना पहला काम है आरबीआई का। दूसरा आरबीआई का काम क्या है? दूसरा काम है आरबीआई का सरकार का बैंकर होना। सरकार का बैंकर के तौर पे भी आरबीआई काम करती है, सरकार का बैंकर है, ठीक है। दूसरी चीज आरबीआई की यह है। तीसरा है बैंकरों का बैंकर। सभी बैंकों का भी बैंक होता है, जितने भी बैंक हैं सभी बैंकरों का बैंक भी आपका आरबीआई ही है। रेगुलेट करता है, विनियामक संस्था के तौर पे काम करता है, ठीक है। और किसी भी बैंक को कभी कोई संकट आ जाता है तो वो सारा कुछ आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। आरबीआई उनका एक हिस्सा अपने पास सीआरआर और एसएलआर के तौर पे रखता है, तो उनको लेकर के भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके अलावा
आरबीआई विदेशी मुद्रा को भी आरक्षित रखता है। जो फॉरेक्स रिजर्व देश के अंदर होता है, विदेशी मुद्रा जो भारत के अंदर होती है, विदेशी मुद्रा भी आरबीआई के द्वारा ही जो है रेगुलेट की जाती है। फॉरेक्स रिजर्व को भी यही कार्य पूरी तरीके से करता है। बैंकों के नियामक के तौर पे भी ये काम करता है। रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे हमारे देश में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी है, उसमें बैंकों का नियामक कौन है? आपका आरबीआई है, बैंकों का नियामक है। इसके अलावा महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति जारी करता है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए यह मौद्रिक नीति समय समय पर जारी करता है। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो यह काम भी आरबीआई का है। तो आरबीआई कई सारे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट और मुद्रा आपूर्ति का काम भी यही करता है। मुद्रा आपूर्ति, यह मौद्रिक नीति यही है आपका, मुद्रा आपूर्ति का काम भी आरबीआई करता है। ठीक है, तो आरबीआई कई सारे काम करता है आपका। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को लेकर सर्वोच्च बॉडी के तौर पे आप आरबीआई को देख सकते हैं। ठीक, क्लियर, स्पष्ट है। एक चीज और बता दे रहा हूं, 1 रुपए का नोट तो अब आता नहीं है। 1 रुपए का नोट जो ऐसा नोट है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन नहीं होते हैं, इस पर वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के आपके साइन होते हैं। ठीक है, 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। इस पे आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, 1 रुपए के नोट पे आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम आपका पारित किया गया है, भारतीय सिक्का अधिनियम। जो आप कॉइन वगैरह देखते हैं ना, तो भारत सरकार 1000 मूल वर्ग तक के आपके कॉइन्स आपके जारी कर सकता है। अभी आप लोग देखते होंगे 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, 20 रुपए का सिक्का है, 20 रुपए तक का सिक्का भी चलता है। बाकी आप देखते हैं भारत सरकार समय समय पर कभी 100 रुपए का सिक्का जो है जारी किया, वो सब प्रतीकात्मक है। ठीक है, वो सिक्के जारी किए जाते हैं। जब भी जैसे संसद भवन बनी तो सिक्का जारी कर दिया गया, कोई भी जयंती आ गई तो सिक्का जारी कर दिया गया। तो 1000 मूल्य वर्ग के भारत सरकार सिक्के जारी कर सकती है। ठीक है, इसके बाद ये तो एक सिक्का है आपका, 2 अधिनियम है सिक्का जारी करने के। एक भारतीय सिक्का अधिनियम है, 1906 में बना था, अभी भी इसी के तहत है। भारतीय सिक्का अधिनियम, जानकारी आपको देखो होनी चाहिए, अधिनियम है 1906 में। ठीक है, और एक अधिनियम और आपका है रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934। तो इस एक्ट के तहत 10,000 मूल वर्ग के जो है भारत सरकार करेंसी जारी कर सकती है, नोट जारी कर सकती है। 10,000 मूल्य वर्ग तक की नोट जारी हो सकती है। अभी आपने देखा 2000 की सबसे बड़ी नोट जारी हुई थी नोटबंदी के बाद से, अब उसको वापस ले लिया गया है। अभी हमारे यहाँ पे सबसे उच्च वर्ग की जो नोट है वो 500 की नोट है ना। तो 1000 की नोट भी पहले चला करती थी, 2000 की नोट भी आपकी चली। तो आरबीआई एक्ट आपका नोट जारी करने को लेकर के कि हम कितने मूल्य वर्ग का तक का नोट जारी कर सकते हैं। और भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 के तहत हम क्वाइन जारी कर सकते हैं 1000 मूल वर्ग तक के। तो अभी अधिकतम 20 रुपए का सिक्का चलता है और ये आपका चलता है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ठीक है, तो आरबीआई के ये कुछ काम है, प्रमुख काम है, जो कामों को लेकर आरबीआई समय समय पर काम करता है। मान लीजिए कोई बैंक आपका जो है पूरी तरीके से वो हो जाए, किसी तरीके से पूरा का पूरा बैंक ही भग जाए, या बैंक आपका जो है दिवालिया हो जाए, तो ऐसे में भी आरबीआई ही अंतिम जो है उपायदाता के तौर पे जो है काम करता है। ठीक है, आपका पैसा जो है आरबीआई के द्वारा एक क्या किया गया है कि जितना भी पैसा आपका जमा होगा बैंक में, तो 5 लाख रुपए की इस समय आरबीआई के द्वारा क्या किया गया, आपको एक इंश्योरेंस दिया गया है कि कितना भी पैसा आपका जमा होगा आरबीआई आपको 5 लाख रुपए इंश्योर करती है कि अंत में आपको मिल जाएगा। तो अभी पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था, अब 5 कर दिया गया इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आरबीआई का ही है, अंतिम उपायदाता के ऋणदाता के तौर पे भी आरबीआई काम करता है। तो ये आरबीआई के प्रमुख काम थे, आरबीआई से जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी। आने वाले सेशन पे आरबीआई पे अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे। काफी चीजें मैंने आरबीआई के आपको पिछले सेशंस में बताई हैं। तो इस तरीके से इतिहास से एक टॉपिक, राजव्यवस्था से एक टॉपिक, भूगोल से एक टॉपिक, पर्यावरण से एक टॉपिक, आपका साइंस से एक टॉपिक और इकोनॉमी से एक टॉपिक मैंने करवा दिया। मैं इसको और बेस्ट बनाऊंगा, इससे इस तरीके के क्वेश्चन अभी लेकर आऊंगा इस बीच में जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बस आप भरोसा बना के रखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला हूं।
जीके जीएस भी आपका एक भी गलत नहीं होने दूंगा, गारंटी देता हूं। करंट अफेयर्स में जैसे मैंने आपको बोला कि करंट अफेयर्स में आपका गलत नहीं होने दूंगा, वही स्थिति में आपकी जीके जीएस में लाके खड़ा करूंगा। आप देखिएगा बहुत जल्द आप जीके जीएस में बहुत कॉन्फिडेंस ले आएंगे रिवीजन के मामले में। डिटेल में तो देखो आपको बैच में ही पढ़ने को मिलेगा, लेकिन रिवीजन में यहां पे इस स्तर का कराता जाऊंगा कि बहुत फास्ट बहुत रैपिड 1 घंटे में आपको इतने सारी चीजें रिवाइज करा दूंगा कि जो आपको घर पे करने में नहीं बनेगा। तो आप मेरे साथ इस रिवीजन क्लास में हमेशा बने रहिए, मैं आपके साथ हमेशा बना हूं, आपकी परीक्षा तक आपका साथ और सहयोगी रहूंगा। खूब मेहनत साथ में मिलकर करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन और तनाव लेने की आपको जरूरत नहीं है। जितना आपको पढ़ाऊं बहुत रैपिडली आपको देख लेना है, डरना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। चलिए